तो देखा बच्चों कैसे नए पार्टनर को पार्टनरशिप में शामिल करने से पुराने साझेदारों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बदलाव आता है और इसी को हम कहते हैं कि पुराने साझेदारों के संबंधों में बदलाव होना। ठीक है। और भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार जब भी नए साझेदार हमें प्रवेश करना है अपनी पार्टनरशिप में, तो जितने भी हमारे वर्तमान साझेदार हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, उन सब की सहमति बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही नया साझेदार हमारी फर्म में आता है तो नए साझेदार के पास कैपिटल तो होती है, उसका भी हम लाभ उठाते हैं। अगर उसमें बिजनेस को मैनेज करने की योग्यता है उसका भी हम फ़ायदा लेते हैं, उसके ज्ञान का फ़ायदा लेते हैं। अगर उस आने वाले नए पार्टनर का बाहर दूसरी कंपनियों के साथ अच्छे संबंध हैं उसका भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और नए साझेदार फर्म में पूंजी लगाकर फर्म के जो लायबिलिटीज़ हैं और एसेट्स हैं दोनों पर अपना अधिकार प्राप्त करता है। बच्चों जैसे ही एडमिशन होती है पार्टनर की, वो प्रवेश करता है हमारी पार्टनरशिप में, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि नए पार्टनर के आने से जो प्रॉफिट है, अब वो मान लीजिए पहले 2 पार्टनर थे जैसे कि आपके वीडियो में बताया गया था, अब वो प्रॉफिट 2 की जगह 3 पार्टनर से बटेगा और उसकी रेशो भी चेंज हो जाएगी। तो फिर न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। नंबर 2, अब हमें ओल्ड पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि अब प्रॉफिट का हकदार सिर्फ ओल्ड 2 पार्टनर्स नहीं है, बल्कि तीसरी पार्टनर जो आने वाली लिजी है वो भी प्रॉफिट की हकदार है। तो पुराने पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से लिजी के लिए हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। वो कितना सैक्रिफाइस करेंगे वो कैलकुलेट करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है। थर्ड एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर पे हमें करनी पड़ेगी, वो है ख्याति का मूल्य ज्ञात करना और ख्याति की प्रविष्टियाँ करना। अब देखिए गुडविल तो लानी पड़ेगी लिजी को, जो हमारी न्यू पार्टनर बनने वाली थी, ताकि जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको जो लॉस होने वाला है सेक्रीफाइस करने से, उस लॉस को थोड़ा सा ख़त्म किया जा सके। ठीक है। तो वो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे कि कितनी गुडविल लिजी लेकर आएगी और फिर उस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। फोर्थ एडजस्टमेंट होगी संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की, यानी कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। देखिए बच्चों, जिस डेट को हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं उस डेट तक क्या हुआ होता है, पुराने पार्टनर्स ने बहुत मेहनत की होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और इतने सालों तक मेहनत करने पर हो सकता है उनकी जो एसेट शुरू में थी या जो उन्होंने खरीदी थी वो एडमिशन की डेट पर तक पहुँचते पहुँचते उनकी वैल्यू बढ़ गई हो या कम हो गई हो। ठीक है। अब मान लीजिए कि बिल्डिंग जो परचेज़ की थी शुरू में वो 1 लाख की थी, और आज जब हम एडमिशन के टाइम उसकी वैल्यू देख रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो गई है 2 लाख रुपीज़, यानी कि 1 लाख बढ़ गई, तो प्रॉफिट हुआ, हमें फ़ायदा हुआ। इस तरीके से अगर लायबिलिटी हमारी कम होती है तो हमें फ़ायदा होता है। मान लीजिए किसी क्रेडिटर को हमें 80,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन अब हमें सिर्फ 60,000 रुपीज़ के ही ड्यू हमें नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि 20,000 का हमें फ़ायदा हो गया। तो ऐसे ही जिस डेट को एडमिशन हम करते हैं पार्टनर्स की, उस डेट को हमें चेक करना पड़ता है कि हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ी है या घटी है, क्योंकि बढ़ने घटने से हमें प्रॉफिट्स या लॉसेस हो सकते हैं। और उन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पर किसका अधिकार होता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि एडमिशन की डेट तक सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ने ही मेहनत की होती है। न्यू पार्टनर तो आज शामिल हो रहा है, उसका पिछले प्रॉफिट्स या लॉसेस के ऊपर कोई हक नहीं होता है। फिफ्थ हमारी एडजस्टमेंट होगी विभिन्न संचयों, अविभाजित लाभ हानियों को पुराने साझेदारों के खातों में ट्रांसफ़र करना। यानी कि अब जिस डेट को हम एडमिशन कर रहे हैं, आपको पता है उस डेट तक नए साझेदार तो था नहीं हमारे साथ, तो जितने भी प्रॉफिट या लॉसेस हमें नज़र आ रहे होंगे, जितना भी पैसा हमने अलग से रिजर्व में रखा होगा, ये कहाँ नज़र आएगा? ये आपको या तो बैलेंस शीट में नज़र आएगा या फिर आपको एडजस्टमेंट में नज़र आएगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है। तो अगर कोई रिज़र्व पड़ा हुआ है अनयूज्ड, उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, ठीक है, आपने किसी कुछ देना नहीं है इसमें से, तो वो सारे रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर्स के पास जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर कोई लॉसेस वहाँ दिख रहे हैं, यानी कि डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में नज़र आता है, वो अगर वो आपको नज़र आ रहा है तो वो लॉसेस भी पुराने पार्टनर्स
को ही जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और लास्ट हमारी एडजस्टमेंट होगी कि जो हमारे साझेदार, यानी कि इसमें अब सब आ गए, तीनों के तीनों साझेदार आ गए अब, ठीक है। अब उन तीनों साझेदारों की जो पूंजी राशि है, जो कैपिटल है, उसे अब हम एडजस्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी नया साझेदार शामिल होता है तो हमें 6 प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं अपने साझेदारों के खातों में। देखो बच्चों, जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने करनी हैं, इन सब के बारे में आपको जानकारी आने वाले वीडियोस में दी जाएगी। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरेटिकल पोर्शन भी है। आपने अच्छे से समझना है, इन्हें पढ़ना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।